जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया शुरू से ही भारत के पीछे पड़ा हुआ था कि भाई तुम्हारे कितने फाइटर जेट्स गिरे, क्या हुआ। और इस बारे में अब जो हमारे सीडीएस अनिल चौहान है, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि भाई ये जरूरी नहीं है कि फाइटर जेट्स गिरे हैं, बल्कि ये जरूरी सवाल है कि आखिर वो क्यों गिरे। और ये इंटरव्यू स्पेशली बूमबर्ग वालों ने किया था। दोस्तों, इन लोगों के मन में इतनी भी शर्म नहीं है। अगर बात पूछनी थी तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में पूछते, उन 26 लोगों की जो जाने गई थी उनका बदला लेने पर ये पूछ सकते थे, भारत के लिए ये पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ सकते थे। लेकिन सवाल क्या था कि क्या आपके फाइटर जेट्स गिरे हैं, पाकिस्तान ने गिराए हैं। देखो, जंग में लॉस होते हैं दोस्तों, और दोनों तरफ से होते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? पाकिस्तान को जितना बड़ा नुकसान पहुंचा है वो शायद अगले कई सालों तक उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से केवल एक प्रोपेगेंडा लेकर चल रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई भारत को कितना लॉस हुआ, कितने फाइटर जेट्स डाउन हुए, ये कहीं से कहीं दोस्तों सवाल का जवाब ही नहीं होता। और क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि क्या चीज़ें हुई हैं, क्या नहीं हुई है। लेकिन आप ये देखो कि हमने आतंकियों के 9 जो कैंप थे वो ख़त्म किए, उनके एयर बेसिस हमने बिल्कुल बेअसर कर दिए। इसके अलावा इनकी कई फ्रंटलाइन चौकियों को हमने खत्म किया। बीएसएफ ने भी दोस्तों कई हमले किए। इवन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने खो दिए। JF-17, F-16, C-130 और एक अवाक्स हमने इनका मार गिराया। ये क्वेश्चन ही पाकिस्तानियों से नहीं पूछेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्या है कि बिल्कुल इसके साथ पूरा इंटरनेशनल मीडिया साथ देता है। और इवन भारत ने किस तरीके से दुश्मनों के मिसाइलों को रोका, PL-15 एग्जाम्पल है, कैसे वो एज इट इज हमारे यहाँ मिल गई। तो हमने तो इनके हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को खत्म किया। बदले में अगर कुछ लॉस हो भी जाता है तो उसका दोस्तों परवाह इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमारा पायलट सेफ है, हमारे पास ये मशीन है। दोस्तों, मशीन का आप ये समझ सकते हैं कि इसे दोबारा भी खरीदा जा सकता है। पायलट का नुकसान कितना बड़ा होता है, पाकिस्तान के कितने पायलट्स मारे गए, उन पायलटों की भरपाई कभी नहीं कर सकता, क्योंकि एक पायलट को बनने में जो सालों की मेहनत लगती है ट्रेनिंग में और हर चीज़ में, उसे वो दोबारा नहीं रिट्रीव कर पाएगा। और दोबारा उन चीज़ों को फिर से करने के लिए उसको फिर उतना टाइम देना पड़ेगा। तो चीज़ें ये होती है कि कैसे पाकिस्तान ने भारत के आगे युद्ध विराम की भीख मांगी, फिर अमेरिका को अपना यहाँ पर रूप भी दिखाना था। तो ये चीज़ें बताती है कि हमें दोस्तों इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करना चाहिए। वेस्टर्न मीडिया का काम ही भारत को हमेशा से डिग्रेड करना है। हो सकता है कि MiG-29 UPG हमारा गिरा हो, मिराज गिरा हो, तो ये सब चीज़ें बोलने वाली नहीं है दोस्तों, और समझने वाली है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि इंटरनेशनल मीडिया क्या सवाल पूछ रहा है और क्या उसको पूछना चाहिए था। लेकिन इतना मैं बता दूं कि 6 फाइटर जेट गिराने का जो ये दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इवन सीडीएस ने खुद बोला ये बात कि अगर कोई नुकसान हुआ भी है तो वो एक छोटी सी टेक्निकल गलती थी जिसे तुरंत ठीक कर दिया गया था और सभी फाइटर जेट्स को फिर से लंबी दूरी के टारगेट पर उड़ा गया। और ये बयान दोस्तों इस ऑपरेशन की सफलता के लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, DRDO ने अब प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स के साथ मिलकर एक खास तरीके के प्रोजेक्ट को शुरू किया, जिसमें कि ऐसे स्वार्म ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स के मौजूदा C-130J और C-295 से लॉन्च किए जा सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है लोकस्ट, यानी कि लो कॉस्ट अनमैन्ड एरियल स्वार्म टेक्नोलॉजी। मतलब साफ है कि इससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी और ये ड्रोन अलग अलग काम कर सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रडार सर्विलांस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ऑपरेशंस। इवन ये सारे ड्रोन एक साथ मिलकर काम करते हैं और अपने बीच डेटा को शेयर करते हैं। इससे भारत को इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिसर्च और लड़ाई में बड़ा फायदा मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि C-130J और C-295M ये एयरक्राफ्ट लंबी दूरी तक इन ड्रोन्स को पहुंचा सकते हैं। ये ड्रोन दुश्मनों के एयर डिफेंस, रडार, कम्युनिकेशन सबको खत्म कर सकते हैं। वहीं कावेरी इंजन को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ गया जो कि काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और आपको मैं बता दूं कि DRDO की जो GTRE है, उन्हें आखिरकार इस बात का अप्रूवल मिल गया है कि वो ड्राई कावेरी इंजन में नया आफ्टर बर्नर जोड़कर पुराने LCA तेजस फाइटर जेट में उसका टेस्ट कर सकते हैं। मतलब साफ है कि भारत अपने खुद के एरो इंजन बनाने की दिशा में एक बड़ा काम करने जा रहा है। आपको बता दूं कि इससे पहले ट्राई कावेरी इंजन में आफ्टर बर्नर नहीं था, क्योंकि इसे घातक यूकैफ के लिए बनाया गया था। इवन ये इंजन 46 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करता है, लेकिन अब ये 49 से 50 किलोन्यूटन तक पहुंच गया है। अब आफ्टर बर्नर जुड़ने से इस इंजन की ताकत 80 किलोन्यूटन तक पहुंच जाएगी। मतलब साफ है कि ये हमारे LCA Mark 1A फाइटर जेट को पावर दे सकता है। और इवन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये अमेरिका के F404 इंजन से ज्यादा ताकत रखता है, जो कि केवल 78.7 किलोन्यूटन थ्रस्ट देता है। इस टेस्ट के लिए पुराने LCA तेजस LSP यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि PV-5 और PV-6। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि भैया एक सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट वो बिना सर्टिफाइड इंजन के साथ टेस्ट करना खतरनाक हो सकता है। इसके लिए ट्विन इंजन या फिर ड्रोन बेस्ड प्लेटफॉर्म का सुझाव दिया जा रहा है। इवन रशिया में भी इसका परीक्षण सितंबर 2025 से शुरू होगा, जिसमें कि IL-76 एयरक्राफ्ट में से एक इंजन को हटाकर कावेरी इंजन लगाया जाएगा और उसे फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में जोड़ा जाएगा।
अगर सब कुछ दोस्तों बिल्कुल सही चलता है तो इस इंजन का जो सर्टिफिकेशन है वो 2032 तक हो जाएगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 2025-2026 से लिमिटेड सीरीज में प्रोडक्शन भी शुरू किया जा सकता है इन इंजनों का। हालांकि पहले ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए इनका उत्पादन किया जाएगा और फिर तेजस जैसे एयरक्राफ्ट के लिए। अब ये सारी चीजें तो एक तरफ है, लेकिन टेंशन भी है इसको लेकर, यानी चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि इस इंजन का वजन है 1180 किलोग्राम, जो कि अमेरिकी F404 और F414 से ज़्यादा भारी है। हालांकि GTRE ने भी यहाँ पे बोल दिया कि हम इसमें हल्की धातुओं और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसका वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन दोस्तों अभी भारत को आफ्टर बर्नर बनाने में भी धातु से जुड़ी जो तकनीक की कठिनाइयाँ हैं उनका भी सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें की जल्द ही दूर किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट दोस्तों भारत को एरो इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाएगा, और अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि भारत अपने फाइटर जेट्स के लिए पूरी तरीके से स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल करेगा। वहीं दोस्तों तुर्की को भारत ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। अब तुर्की के डिफेंस एक्सपोर्ट को बड़ा झटका लग गया है। दरअसल दुनिया भर में ड्रोन बनाने के लिए तुर्की माहिर है और इसमें उसने महारत भी हासिल कर ली है, लेकिन उसके जो सोनगढ़ ड्रोन और बैराकटर UAV हैं उन्हें अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब ये है कि इन्हें बेचने के लिए अब तुर्की को बड़ी टेंशन सामने आ रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इन ड्रोन्स को मार गिराया और भारत ने अपने आकाश मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से इन टर्की के ड्रोन्स को आसानी से रोका, जिससे कि इन ड्रोन्स की बड़ी कमियां सामने आई हैं। यहाँ पर तुर्की को इन ड्रोन्स का सबसे बड़ा ऑर्डर इसलिए भी मिल रहा था क्योंकि सीरिया, लीबिया और नार्गोनो काराबक में ये ड्रोन्स काफी सक्सेस हुए थे, जिसके बाद तुर्की इन्हें बड़ी मात्रा में बेचने लग गया था। लेकिन अब खराब परफॉर्मेंस ने दूसरे देशों को ये बता दिया कि भैया ये ड्रोन बैटल प्रूवन नहीं है। मतलब साफ है कि तुर्की के ड्रोन जो कि दुनिया भर में बहुत ही पॉपुलर थे, लेकिन भारत के खिलाफ खराब प्रदर्शन की वजह से इनकी साख खोती जा रही है। इसीलिए तुर्की को अब अपने ड्रोन तकनीक में सुधार करने की जरूरत पड़ सकती है, नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पर उसके डिफेंस एक्सपोर्ट को बड़ा झटका लगेगा। वहीं दोस्तों पहली बार चाइना ने S-400 की तारीफ की है और अपने S-400 से इसकी एक कंपैरिजन भी की है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने जिस तरीके का कमाल करके दिखाया उससे दोस्तों दुनिया भी काफी हैरान है। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन चीनियों को हो गई, लेकिन चाइना ने भी इसकी तारीफ इसलिए भी की कि उन्होंने बोला कि भैया भारत के पास काफ़ी एडवांस वर्जन है S-400 का, जबकि रशियंस ने उन्हें एक कमज़ोर वर्जन बेचा है S-400 का। इसी S-400 के जरिए भारत ने पाकिस्तान के अंदर 314 किलोमीटर घुसकर उनके अवाक्स को खत्म किया था। चीनी डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उनके पास जो S-400 है वो S-400K है, जो कि एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है। इसमें कई जो जरूरी और काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है उन्हें ब्लॉक किया गया है। रेंज और रडार की क्षमता भी इनकी कमजोर है। शायद रशियंस ने जानबूझकर ये लिमिटेशंस लगाए हैं ताकि उनकी टेक्नोलॉजी सुरक्षित रहे। देखिए दोस्तों रशिया भी जानता है ना कि इन्होंने पहले भी उनके साथ धोखा किया है, तो S-400 भले ही उन्होंने दे दिया है तो ऐसी इनकी लिमिटेशन कर दी कि इनके पाले नहीं पड़ रही है वो चीनियों के। इवन चाइना ने S-400 की रिवर्स इंजीनियरिंग भी की, लेकिन ये फेल रहे, इसीलिए अब उन्होंने सिर्फ दक्षिणी चीनी सागर में से डिप्लॉय किया हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि रशिया ने S-400 में एक तरीके का किल स्विच भी लगाया है ताकि इसका कोई अनऑथोराइज इस्तेमाल ना कर सके। अब यहाँ पर दोस्तों टेंशन इस बात को लेकर भी चीनियों को है कि भाई रशिया भारत को ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर मानता है, इसलिए भारत को पूरी टेक्नोलॉजिकल फ्रीडम दे रखी है। इवन कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती है कि भारत को कोड और मॉडिफिकेशन करने की भी अनुमति है S-400 में। तभी कहते हैं ना दोस्तों रशिया जैसा पार्टनर भारत को कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। और भारत ने दोस्तों S-400 आकाश और बराक 8 जैसे सिस्टम से अपना मजबूत एयर डिफेंस लेयर बना लिया है। चाइना के पास इस लेवल का कोई एयर डिफेंस लेयर नहीं है। दोस्तों भारतीय सेना के T-72 टैंक, जिन्हें कि अजय कहा जाता है, उनमें अब टाटा का एडवांस रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम लगाया गया है। ये इन टैंकों को और ज्यादा आधुनिक बनाएगा। और ये जो रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है दोस्तों, ये एक ऐसा हथियार सिस्टम होता है जिससे कि टैंक के अंदर बैठे बैठे रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब साफ है कि सैनिकों को टैंक से बाहर निकले बिना दुश्मनों पर निशाना साधने की सुविधा मिल जाती है। इवन इस सिस्टम में 12mm NSV हैवी मशीन गन लगी है, जो कि काफी ताकतवर और भरोसेमंद हथियार माना जाता है। ये मशीन गन अब टैंक के टरट पर लगी है और अब ये रिमोट के जरिए ऑपरेट की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इस RCWS में कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि डे कैमरा, थर्मल इमेजर, लेजर रेंज फाइंडर आदि। इसका बड़ा फायदा भारतीय सेना को मिलेगा। मतलब साफ है कि टैंक की लड़ाई करने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी, सैनिकों की सुरक्षा बढ़ेगी क्योंकि उन्हें टैंक से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और T-72 टैंक, जिन्हें पुराना माना जाता है, वो अब मॉडर्न बैटल के लिए तैयार रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारत ने अब अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को बढ़ाने पर काम कर दिया है। इससे पहले इसकी रेंज 290 से 300 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसकी रेंज 800 किलोमीटर हो जाएगी। हाल ही में पाकिस्तान पर किए गए स्ट्राइक के बाद भारत ने अब ये देख लिया था कि भैया लंबी दूरी की मारक क्षमता काफी जरूरी है और 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए भारत दुश्मन के गहरे और सुरक्षित ठिकानों पर हमला बोल सकता है। इससे भारत को टेक्निकली काफी फायदा मिलेगा और दुश्मन की किसी भी हरकत पर भारत तेजी से जवाब दे सकता है।
डीआरडीओ और ब्रह्मोस एरोस्पेस मिलकर इस नई रेंज वाली मिसाइल पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इसे तीनों आर्म फोर्सेस में शामिल किया जाएगा। इससे भारत की रक्षा ताकत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी और पाकिस्तान और दूसरे दुश्मनों पर हमेशा प्रेशर बना रहेगा। और ब्रह्मोस से तो इतना डरा हुआ है पाकिस्तान, उनके प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें हमारे ऊपर दागी थी। और आप समझ सकते हैं कि ऐसे में पाकिस्तान समझ सकता है ब्रह्मोस मिसाइलों का कहर क्या होता है। दोस्तों, हाल ही में एक बड़ा दावा किया जा रहा था कि भाई रशिया ने भारत के साथ एक बड़ा विश्वासघात किया है। कुछ सोशल मीडिया पर खबरें आ रही थी कि भारत की यूक्रेन मुद्दे पर जो न्यूट्रल विदेश नीति है, इसकी वजह से रशिया ने पाकिस्तान के साथ $2.6 बिलियन का एक बड़ा रक्षा और आर्थिक इवन S-400 सिस्टम का सौदा कर लिया है। लेकिन ये सारे दावे दोस्तों, जिसमें ये कहा जा रहा था कि भारत की विदेश नीति विफल रही है, फेल रही है और रशिया ने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा ली है और इससे भारत को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इन सभी दावों की पोल तब खुलती है जब खुद रशिया ऑफिशियली कहता है कि भैया ये कोई भी खबर जिस तरीके से नैरेटिव फैलाया जा रहा है वो फेक है। भारत और रशिया के बीच लंबे समय से मजबूत रक्षा और आर्थिक रिश्ते हैं। इवन दोस्तों, रशिया की विश्वसनीयता इस बात से भी देखी जा सकती है, जब उन्होंने चाइना को डाउनग्रेडेड वाले S-400 दिए तो आप समझ सकते हैं कि भारत को उसने कैसे ओरिजिनल इक्विपमेंट दिया है। तो चीज़ें बताती हैं कि असली दोस्त कौन है इस जियोपॉलिटिक्स में। वहीं अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेथन ने अब भारत और चाइना पर 500% टैरिफ लगाने की बात कह दी है। वजह है कि भारत और चाइना रशिया से तेल खरीदते हैं और ये प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से रशिया पर प्रेशर डालने के लिए लिया जा रहा है ताकि यूक्रेन में शांति वार्ता के लिए वो अमेरिका के साथ बात करे। यही नहीं दोस्तों, अमेरिकी सीनेटर ने कहा कि भारत और चाइना रशिया से 70% तेल खरीद रहे हैं और अब इस टैरिफ से इनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि रशिया की इकोनॉमी को कमजोर किया जाए और इवन यूक्रेन में जंग को खत्म किया जाए। फिलहाल ये थे देखिए टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।